Okay, now, so in the previous class, we were discussing about the basics of partnership. As we have discussed that partnership is governed by Indian Partnership Act 1932. जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सब कहाँ लिखे हुए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है whenever two or more persons coming together to share profits and losses of business. उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस बिजनेस को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म. अच्छा, अब ये बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब जरूरी नहीं है कि सभी लोग काम कर रहे हो. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इनमें से कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. सारे लिखे नहीं थे बट चलो आज लिख भी लेते हैं. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें अगर, तो पहला होता है हमारा टू और मोर पर्सन्स. मतलब पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए. दो से ज्यादा भी चलेंगे बट कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए. सेकंड फीचर होता है हमारा क्या? सेकंड फीचर इज एग्रीमेंट. मतलब क्या? व्हेनेवर पार्टनर्स आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फर्म दे ऑलवेज मेक एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ऑफ व्हाट? कि भाई काम कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा. ठीक है. ठीक है. पार्टनरशिप में जो हमारा एग्रीमेंट होता है, दिस कैन बी ईदर ओरल और इट कैन बी इन रिटन. if the agreement is in oral then it is simply an agreement, but if agreement is in written then it is known as partnership deed. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड. वेरी गुड. थर्ड पॉइंट और थर्ड फीचर of partnership firm is existence of business, existence of business for profit motive. मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे होंगे वो प्रॉफिट के पर्पस से ही कर रहे होंगे. इट वुड नॉट बी लाइक कि हमने बिजनेस किया है मतलब समाज सेवा के लिए. नहीं. इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, द बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू डू शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स. Am I clear? Thereafter it comes to sharing of profit. जो भी प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स आपस में शेयर भी करेंगे. ये नहीं है कि ए, सपोज करो ए, बी और सी पार्टनर थे, प्रॉफिट कमाया गया, ए ने बोला कि एक काम करो यार तुम लोग रख लो प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट नहीं रखूंगा. इट शुड बी नॉट लाइक दैट. whatever profit is being earned by the business should be shared between among all the partners. ठीक है. thereafter, ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Thereafter, fifth feature is relationship of principal and agent. पार्टनर्स के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हमेशा रहता है. मतलब सभी पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं. क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी डिसीजन ले लिया फ्रॉम पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी पार्टनरशिप की तरफ से, तो वो डिसीजन सभी पार्टनर्स के ऊपर वैलिड रहता है. सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा? सभी पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और सभी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट की तरह भी काम कर रहे हैं. ठीक है. सिक्स पॉइंट इज बिजनेस, जो मैंने बोला भी था पहले, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और any one of them acting for all. कि पॉसिबल क्या है? या तो सभी लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में जितने पार्टनर्स हैं. सपोज ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे. ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, तीनों मिलकर काम कर रहे हो तो बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल. और कई बार ऐसा पॉसिबल भी होता है, हम लोगों ने देखा है कई बार कि सपोज करो ए, बी और सी पार्टनर्स थे. बी और सी ने बोला ए से कि यार एक काम करो तुम बिजनेस संभालो, वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट टू ऑपरेट द बिजनेस.
हम बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग कमेटी में काम नहीं करेंगे, केवल ए तुम संभाल लो। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि या तो सब लोग मिल के काम कर रहे हो या सबके बिहाफ पे कोई एक या कुछ लोग काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. लास्ट पॉइंट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब बिजनेस का और पार्टनर में अगर बात करें तो बिजनेस और पार्टनर दोनों सेम एंटिटी होती है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो भी लाइबिलिटीज बिजनेस की होगी वही लाइबिलिटीज पार्टनर की भी होंगी। इसीलिए बोलते हैं देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस या देयर इज नो सेपरेट एंटिटी बोल दो। और एंटिटी, पार्टनर्स और बिजनेस दोनों सेम एंटिटी हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस सपोज करो बिजनेस में हैवी लॉस होता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू पे ऑफ ऑल द लोन्स ऑफ बिजनेस, either from the property or the assets of the business or from their personal assets। ठीक है, Yes, ठीक है, sir. ठीक है। फिर पढ़ा था हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड। ये क्या होती है बेसिकली? पार्टनरशिप डीड मतलब होता है कि बेसिकली मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स to start the partnership firm can be either oral or it can be written in written form। अगर ओरल है तो सिंपल एग्रीमेंट बोलेंगे उसको, बट अगर वो एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म है तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जनरली हम लोग ये 20 पॉइंट लिखते हैं। क्या क्या? नेम एंड डिटेल्स ऑफ एवरी पार्टनर, नेम एंड डिटेल्स ऑफ बिजनेसेस या बिजनेस जो भी कर रहे हैं। अगर एक है, एक बिजनेस में पार्टनरशिप करेंगे तो बिजनेस कहलाएगा, अगर 5-6 में करेंगे तो बिजनेसेस कहलाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब किस दिन से हमारी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रही है, ये भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। देयर आफ्टर किस पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। देयर आफ्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। क्यों भाई? क्योंकि जब इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स आपस में कैसे शेयर करेंगे या किस रेशियो में शेयर करेंगे, दिस शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अब बात क्या होती है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इफ द रेशियो इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी टेकन एज इक्वल। मतलब अगर आप लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट है, उस केस में सभी पार्टनर जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट्स को बांट लेंगे। सपोज करो प्रॉफिट हुआ हमारा 10,000 रुपए और दो पार्टनर्स हैं तो दोनों 5,000 बांट लेंगे। प्रॉफिट हुआ हमारा 12,000 रुपए, 3 पार्टनर हैं तो 4,000 बांट लेंगे। प्रॉफिट हुआ हमारा 12,000 रुपए, 4 पार्टनर हैं, कोई रूल नहीं लिखा हुआ है तो उस 12,000 को चारों पार्टनर्स इक्वली यानी कि 1:1:1:1:1 के रेशियो में बांट लेंगे। मतलब चारों को 1/4 1/4 1/4 1/4 मिल जाएगा। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या होता है? पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में, उस पर इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना है। इट इज कंपल्सरी फॉर पार्टनर्स टू राइट क्लियरली इन द पार्टनरशिप डीड कि वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और नॉट अलाउड। अगर नहीं अलाउ करना है तो मतलब को कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ द पार्टनर्स आर अग्रीइंग टू शेयर और टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन दे हैव टू मेंशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। वही बात रिपीट करूंगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 if rate of interest on capital is not mentioned in the partnership deed or if the provision is not itself mentioned in the partnership deed then in that case interest on capital will not be allowed। ठीक है, सेम चीज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी अलाउ होगी या तभी चार्ज कर पाएंगे हम लोग पार्टनर्स से जब वो हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। अगर नहीं मेंशन है पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। Am I clear?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इन पॉइंट्स को, क्योंकि मैं कल पढ़ा चुका हूँ, तो मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग का, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन वी हैव सैलरी टू द पार्टनर। अच्छा, जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनको सैलरी पे करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि व्हेनेवर इट कम्स टू द सैलरी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, salary to be paid to the employee is a charge against profit, whereas salary to the partner is appropriation of profit. जरा इन दोनों वर्ड को लिख लो कहीं पे किनारे, ताकि आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ द वर्ड्स अगेन इन अ डीप मैनर. आई एम सेइंग salary to the employee is a charge against profit, whereas salary to the partner is appropriation of profit. ठीक है, ये दोनों वर्ड लिख लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट. अब जरा समझते हैं हमने जो लिखा हुआ है, इसकी बात पहले करते हैं. तो बोल रहा है हमसे कि अगर पार्टनर्स को सैलरी अलाउ करनी है हम लोगों को, अगर जो पार्टनर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी है, तो अमाउंट ऑफ सैलरी शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड में अमाउंट ऑफ सैलरी क्लियरली मेंशन नहीं किया है आप लोगों ने, तो सैलरी विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. अच्छा, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आप लोग को कि सपोज करो निष्ठा, कौन कौन था कल? निष्ठा थी, नैन्सी थी और मृदुल और हार्दिक था. हार्दिक. हार्दिक था, यथार्थ बेटा उसका भाई है. तो क्या हुआ, सपोज करो निष्ठा, हार्दिक और नैन्सी पार्टनर्स हैं, तीनों ने लगा रखे हैं बिजनेस में 1-1 लाख रुपए. बाई चांस बिजनेस को 50,000 रुपए की नीड पड़ी और नैन्सी ने बोला कि देखो 50,000 रुपए है तो मेरे पास, बट मैं इसको एज अ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करूंगी बिजनेस में, मैं इस 50,000 रुपए को एज लोन बिजनेस को दे दूंगी. तो अगर किसी पार्टनर ने ऐसे वक्त जरूरत पे बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो उस लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा. तो क्या बोल रहा है हमसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. बट अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ठीक है. तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मतलब इफ अ पार्टनर हैज रेंडर्ड एनी लोन to the partnership firm, then on that loan interest on loan will be allowed at the rate of 6%. whether it is mentioned or not, it will not be affected. but हाँ, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ और परसेंटेज मेंशन किया हुआ है, सपोज करो हमने बोल दिया उस पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज हमने बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ से 10% पर एनम, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 10% ही अलाउ हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. मतलब Yes, कम sir. से कम 6% होगा, इसके ऊपर जितने इच्छा होता कर लो, आपको लेके लिखना पड़ेगा. देयर आफ्टर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको लिखने चाहिए. ये जो पॉइंट्स पढ़े थे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बट जब बात करते हैं पॉइंट नंबर जे से कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या रहेगा, ये लिख दो. कब कब, एडमिशन में, रिटायरमेंट में या डेथ में हम लोग किस मेथड से अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, या हमारा फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, या हमारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे, हम लोग कैश बेसिस फॉलो करेंगे या हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए हमको पार्टनरशिप डीड में. देयर आफ्टर हमारे पार्टनरशिप डीड का ड्यूरेशन क्या है, या जब हम लोग फर्म को डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तब क्या मेथड होगा हमारा, ये भी मेंशन करेंगे हम लोग. इसके बाद जब कोई नया बंदा एडमिट होता है पार्टनरशिप में, या रिटायरमेंट किसी का होता है, तब क्या करना चाहिए, या तब कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, इस बात को भी हम लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे. इसके बाद अगर हम लोग बिजनेस बंद करते हैं यानी कि डिसॉल्व करते हैं, उस वक्त हम लोग कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, ये भी हम लोग लिख देंगे. फिर अगर तीनों पार्टनर्स में, सपोज करो नैन्सी में, हार्दिक में और निष्ठा में लड़ाई हो जाती है, तो इन दैट केस डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा हमारा, ये बात भी साफ साफ पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी. सेकंड लास्ट पॉइंट इज बैंक ऑपरेशन. मतलब जो भी हम लोगों ने हमारा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, उसका पेमेंट वगैरह के लिए कौन कौन ऑथराइज्ड होगा, कैसे कैसे होगा, बैंक को कौन कौन ऑपरेट. बेटा क्रिश क्या कर रहे हैं?
उस वक्त हमारे बैंक के ऑपरेशन में कैसे कैसे चीजें होंगी ये बात भी मेंशन होगी, और हमारे बिजनेस की ऑडिटिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, ये बात भी मेंशन हो जाएगी। किसी को दिक्कत पूरी पार्टनरशिप डीड में? नो सर। नो सर। वो तो बोल दो। और क्रिश, तुमने जो भी किया इसको रफ करो पहले, खेल नहीं चल रहा है। चलो बात करते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब कि अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तब कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे हमारे, जरा वो देखते हैं। तो ऐसे में हम लोग को बेसिकली 8 रूल देखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 रूल। अरे क्या हो गया, 3 4 5 5 6 7 8, ये जो 8 रूल हमारे हैं, ये 8 रूल हमारे तब अप्लीकेबल होंगे जब हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी होगी। इसका मतलब जब हमारा जो भी अग्रीमेंट हुआ है ना वो ओरल फॉर्म में होगा, तब ये रूल्स हमारे एप्लीकेबल होंगे। कौन कौन से रूल्स हमारे हैं? सबसे पहला हमारा है रूल अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी तब प्रॉफिट्स कैसे शेयर होंगे। तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंशन्ड or when partnership deed is silent about the treatment of profit sharing ratio, at that point of time profits or losses will be shared equally among all the partners। जितने भी पार्टनर्स हमारे हैं सबके बीच में जो प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो कैसे बटेंगे, वो इक्वली शेयर हो जाएंगे। एम आई क्लियर? यस सर। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ, देखो अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप बना रखी है या उसमें लिखा हुआ है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड और नॉट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा है, तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। क्यों एज पार्टनर्स? क्यों भाई? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं ये बात छोड़ दो अभी के लिए, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सेइंग टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये सेम चीज रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी। अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है या हम लोग शांत हैं अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो भैया साफ सीधी बात है, ऐसे केस में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, विल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम दी पार्टनर्स। क्लियर है? फिर आता है यस सैलरी सर। टू दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर को सैलरी चाहिए तो भैया उनको साफ साफ अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा कि ओके वी वांट सैलरी एंड दिस मच सैलरी वी वांट। बट अगर पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या उन्होंने पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो सैलरी टू दी पार्टनर्स विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बारे में मैंने बताया, अभी आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली होता क्या है कि जब कभी किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है उस पर वो इंटरेस्ट मांग रहा है, तो एज वी नो कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and hence it will be allowed even when partnership deed
इज एब्सेंट। ठीक है, रेट क्या होगा इसका? रेट विल बी 6% पर एनम। ठीक है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इट विल बी अलाउड टू द पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और लेकिन ये है क्या हमारे लिए? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बहुत शोर है भैया करके पीछे। नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो अगला पॉइंट है ना 6 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना जरा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है हमसे? मतलब तो पहले भी थी यार इसमें, हमारे कहाँ गया थी? चलो अब बात करें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की, तो इसमें भैया क्या होगा कि जब तक देखो हाँ, कि जब तक सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर तैयार नहीं होते हैं किसी नए के एडमिशन के लिए, तब तक हम लोग पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं करेंगे। मतलब क्या? विदाउट दी consent of all existing partners, no new partner can be admitted into the partnership firm। मतलब क्या हो गया? वही वाली बात हो गई। सपोज वही कि निष्ठा, नैन्सी और हार्दिक पार्टनर है, ठीक है, एंड नैन्सी एंड निष्ठा वांट्स कि अभव्या को भी एज अ पार्टनर फर्म में एडमिट कर लिया जाए, बट हार्दिक मना कर रहा है। तो जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं होंगे, जो अभव्या है शी कैन नॉट बी एंटर्ड एज पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब तक हार्दिक भी यहाँ नहीं बोल देगा, हम ये नहीं कहेंगे कि मेजोरिटी हमारी साथ जा रही है तो एडमिट कर लो, नहीं। अगर 20 पार्टनर भी हैं, 19 रेडी हैं और एक मना कर रहा है, तो भी नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। 20 पार्टनर है तो 20 में 20 लोग को सबको एग्री होना पड़ेगा। अगर कोई भी एक मना करता है तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट एंड सेवेंथ रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट in the conduct of the business। कि you cannot stop, मतलब क्या हो गया कि you cannot stop any partner to take participation in the conduct of business। अब वही वाला कि सपोज करो नैन्सी, निष्ठा और हार्दिक पार्टनर हैं, हार्दिक अभी तक नहीं संभाला था बिजनेस, बट नाउ हार्दिक वांट कि वो बिजनेस संभाले। तो नैन्सी एंड निष्ठा कैन नॉट स्टॉप हार्दिक बाय सेइंग कि नहीं तुम अभी तक नहीं करे तो अभी भी नहीं करोगे। या वो लोग ये नहीं कहेंगे कि हार्दिक तुम बेवकूफ हो, यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। They cannot say it like that। Every partner, if a person is partner in the business, then he is having right to take active participation in the conduct of business। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Next, last point is each partner can inspect the books of account of the firm and can take a copy of the same। कि भैया सभी पार्टनर्स के पास राइट होता है कि वो अपने बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको जब चाहे तब इंस्पेक्ट कर लें, जब चाहे तब चेक कर लें। नो वन कैन स्टॉप देम बाय दिस राइट, फ्रॉम दिस राइट। और अगर पार्टनर चाहे तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का एक कॉपी भी अपने पास रख सकता है। क्यों रख सकता है? क्यों रखेगा भाई वो? ताकि व्हेनेवर ही नीड ही कैन सिंपली चेक इट। ठीक है, क्लियर है बात? So these were the rules applicable in case of absence of partnership deed। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो। नो सर। No, sir. एक बार सब लोग जरा इतना पढ़ लो
यू हैव 1 मिनट फॉर इट। एक बार रीड कर लो फटाक से। सबको विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे इस वक्त? Accounts to be prepared by the partnership firm. ठीक है, मतलब सबको दिख रहा है। अच्छा, सबने पढ़ लिया ना? यस सर। अच्छा, Yes, अब पहले sir. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक पहले ये बताओ कि जब लास्ट ईयर हम लोग क्लास 11th में थे तो क्लास 11th में सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म को फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाना पड़ता था? कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे? क्लास 11th में सर हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना? ये बना रहा था वो अभी तक, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी तक जो हमारे अकाउंट्स थे वो थे सोल प्रोप्राइटर के, मतलब सिंगल ओनर के। अब मतलब जो प्रॉफिट हो रहा था वो एक ही आदमी का था, तो हमने क्या किया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, हमने उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हमने निकाल लिया नेट प्रॉफिट। क्योंकि भैया अभी तक एक ही ओनर था हमारा, तो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट जो था वो उस ओनर की कैपिटल में ऐड हो रहा था। बट क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पार्टनर ओनर्स हैं, मतलब 2 या 4 ओनर हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली इस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग उठा करके ट्रांसफर करेंगे दूसरे अकाउंट में, और उस अकाउंट से सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं, बोलो जरा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ में एक अकाउंट और बनाएंगे, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Capital account. मतलब हमने जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया है ना, इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अच्छा, हमने अभी पढ़ा था पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, या कुछ भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सॉरी प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और सैलरी जो है, ये चारों चीजें क्या करेंगे, पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टनरशिप फर्म में बेसिक मेन तौर पे ये 3 अकाउंट बनाएंगे। ये 2 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़नी है, जो कि हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so from tomorrow we will be starting the preparation of profit and loss appropriation account, partners capital account and the balance sheet of the partnership firm. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। Till then, bye bye.